अच्छा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, मतलब ईसीजी क्या होता है। तो भाई, ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। देखो, समझो बात को। आपका हार्ट जो होता है, आपके हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके हार्ट में जो एसए नोड होता है, वो कार्डियक इंपल्स जनरेट करता है। वो कार्डियक इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल पूरे हार्ट में चारों तरफ स्प्रेड होता है, फैलता है। और उसके रिस्पॉन्स में हार्ट की मसल्स जो होती है वो श्रिंक करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपके हार्ट का जो एसए नोड है वो कार्डियक इंपल्स जनरेट करता है, और वो कार्डियक इंपल्स पूरे हार्ट में स्प्रेड होता है। और उसके रिस्पॉन्स में जो हार्ट की सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये बताया था ना। अब वो जो एक्शन पोटेंशियल वो कार्डियक इंपल्स बन करके पूरे हार्ट में फैलता है, वही तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो उसको अगर आप एक ग्राफ में कन्वर्ट कर दोगे ना, ग्राफ तो समझते हो ना क्या होता है। ग्राफ, अरे जो आप मैथ्स में बनाते थे ना ग्राफ, वही ग्राफ समझ लो। तो उसी को अगर ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, तो हार्ट के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाता है। और उसी को कहते हैं ईसीजी। तो ईसीजी कुछ भी नहीं है, ईसीजी बस हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसका बहुत ही बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है। अब ये ईसीजी के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं ना, उस मशीन को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान रहे, ये क्या है भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राफ लिखा है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है मशीन जो यूज करते हैं। अब ये ईसीजी में हम करते क्या है, समझिए हम करते क्या है कि एक पर्सन ये ईसीजी मशीन लेते हैं, और उसमें से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रोड निकले हुए होते हैं। और वो इलेक्ट्रोड लेकर के एक जो है लेफ्ट हैंड के रिस्ट में, ठीक है, दूसरा राइट हैंड के रिस्ट में, और तीसरा लेफ्ट लेग के एंकल में हम कनेक्ट कर देते हैं। मतलब लगभग ऐसे कहा जाता है कि इससे एक इमेजिनरी ट्रेंगल बन जाता है। और वो जो इमेजिनरी ट्रेंगल है, इसके सेंटर पर ये इमेजिनरी ट्रेंगल बन गया, और इस ट्रेंगल के सेंटर पर हमारा हार्ट होता है। ठीक है। अब जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, वो सारा ये मशीन डिटेक्ट कर लेगा, और फिर ग्राफ में उसे कन्वर्ट करता है। लेकिन आपको अगर कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, सो अपार्ट फ्रॉम दिस 3 इलेक्ट्रोड, आप कुछ और इलेक्ट्रोड भी हार्ट पर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। तो आप कुछ और इलेक्ट्रोड हार्ट पर, मतलब चेस्ट रीजन में कनेक्ट कर दोगे, तो आपको और भी डीप इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद से मशीन जो है उसको डिटेक्ट करके और एक ग्राफ को कन्वर्ट कर देता है। उस ग्राफ को लेकर के रीड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने ईसीजी बनाया है। ये ईसीजी का बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ है। ईसीजी जो होता है बेटा, ईसीजी के अंदर अगर ग्राफ को देखोगे ना, ईसीजी में एक्चुअली ये वेव्स होती है। देखिए कौन कौन सी वेव है। पहली वेव जो होती है, ये पी वेव होती है। फिर ये जो वेव देख रहे हो, क्यू वेव होती है। फिर ये वेव देख रहे हो आप, आर वेव होती है। फिर वेव होती है, एस वेव होती है, एंड देन टी वेव होती है। ध्यान से एक एक बात सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन सारे वेव का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, पी वेव जो है ना, पी वेव क्यों राइज होती है कि जब आपके एट्रिया में, सुन लेना ध्यान से, जब आपके एट्रिया में डीपोलराइजेशन होता है, मतलब एट्रिया जो है वो नॉर्मल स्टेट से, रेस्टिंग से स्टेट से उसकी सारी सेल्स एक्साइट हो जाती हैं, उनके अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है काफी ज्यादा, तब उसकी वजह से पी वेव जनरेट होता है। मतलब पी वेव जो है, एट्रिया दोनों, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन से बनता है। ठीक है। क्या पी वेव एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनता है? नहीं बनता है। पी वेव जो है ये बनता है एट्रिया के इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन से बनता है। पी वेव इसके डीपोलराइजेशन से बनता है। ठीक है। और उसके रिजल्ट में, ठीक है, डीपोलराइजेशन से तो ये बन गया, पी वेव बन गया। लेकिन फिर इसके रिजल्ट में क्या होता है ना, कि हमारे एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो ये पी वेव क्यों बना? एट्रियल डिपोलराइजेशन से। उसके बाद से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है
कि ये जो वेव, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये क्यू वेव के एंड तक जाता है। मतलब ये पी वेव जहां से स्टार्ट हुआ वहां से कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट हो गया, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, क्यू वेव जहां पर एंड हो रहा है वहां तक जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में एट्रिया में डिपोलराइजेशन होता है प्लस एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ये पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं बनता, ये पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से बनता है, और उसकी डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रिया में सिस्टोल होता है। भाई देन नेक्स्ट वेव जो है वो है क्यू वेव। देखो क्यू वेव, आर वेव और एस वेव जो होता है ना, इन तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्यू आर एस वेव देखोगे, अगर पी वेव से देखोगे तो ये काफी बड़ा वेव है। एक्चुअली ये जो क्यू आर एस वेव जो है, इसका फॉर्मेशन जो होता है, ये होता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन की वजह से। वेंट्रिकल जब नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेशन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, वेंट्रिकल में जब डीपोलराइजेशन होता है, तो उससे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब भाई ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये जो टाइम पीरियड है, इस समय वेंट्रिकल में सिस्टोल भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब हमारी जो वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, ये क्यों बना था, एट्रियल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से बना था। फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल क्या करेगी, ब्लड, हमारे हार्ट की जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को बाहर पंप करेंगे ना। राइट एट्रिया ब्लड को पंप करेगी लंग्स के पास, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड है, इसी समय ब्लड को बाहर की तरफ पंप किया जाता है। अच्छा देखो, कई बार ये जो ईसीजी, ये जो ईसीजी का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, इसको हम यूज करते हैं हार्ट बीट को काउंट करने में। 1 मिनट में जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने, उतने ही आपके हार्ट बीट भी है। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल से लंबा है, समझ लेना, अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल से लंबा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की प्रॉब्लम। इसकी प्रॉब्लम भाई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट की मसल्स को ठीक से ब्लड नहीं मिलता है, और हमारे हार्ट की मसल्स को ठीक से ब्लड नहीं मिलता है, तो उसमें ब्रेक डाउन होने लगता है, उसी को कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट वेव जो है, तो पी वेव बना एट्रिया के डिपोलराइजेशन से, एट्रियल एक्साइटेशन से। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन से। लेकिन टी वेव जो होता है ना, टी वेव बनता है वेंट्रिकल के एक्साइटेड, ये वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन की वजह से बनता है। रीपोलराइजेशन मतलब क्या है, वेंट्रिकल एक्साइटेड हुआ था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, और इसमें क्या है, वो फिर वापस से रेस्टिंग स्टेट में आ गया। तो टी वेव क्यों बनता है, एक्साइटेड स्टेट टू रेस्टिंग स्टेट में जाने की वजह से बनता है। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में कौन पॉइंट लिखा हुआ है, एंड ऑफ द टी वेव मार्क एंड ऑफ द सिस्टोल। इसका मतलब क्या है समझिए, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। इस पॉइंट तक वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ स्टार्ट हुआ, जहां पर एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, और एट्रियल सिस्टोल कहाँ खत्म हुआ, क्यू वेव के पास। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, क्यू वेव के पास है ना। तो क्यू वेव से वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ, और एंड ऑफ द टी वेव तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसके बाद से यहाँ पर क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको कार्डियक साइकिल याद हो, तो मैंने बताया था कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है, इट ओवरलैप एट्रियल सिस्टोल आल्सो। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा टी वेव के एंड से, टी वेव के एंड तक तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल चला, उसके बाद से वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। और जहां तक नेक्स्ट साइकिल का, नेक्स्ट ईसीजी का, जहां तक आर वेव एंड होता है, वहां तक वेंट्रिकुलर डायस्टोल रहता है। ठीक है, तो ये है आपका ईसीजी। पी वेव ड्यू टू एट्रियल, पी वेव ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी वेव ड्यू टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, बट वेंट्रिकुलर सिस्टोल अकर्स टिल द एंड ऑफ द टी वेव। और उसके बाद से वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है, जो नेक्स्ट साइकिल के
आर वेव के एंड तक रहता है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक टर्म होता है मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया क्या होता है कि आपके हार्ट की मसल्स को जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है ना, तो ये मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है। और ये बेटा मायोकार्डियल इस्चीमिया कहाँ तक चलती है? ये मायोकार्डियल इस्चीमिया में क्या होता है, ये जो एसटी सेगमेंट होता है ना, ये एसटी सेगमेंट थोड़ा नीचे चला जाता है, थोड़ा डिप्रेस चला जाता है। और एसटी सेगमेंट अगर ऊपर गया तब वो इंडिकेट कर रहा है कि मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है समझते हैं। देखो ब्लड सर्कुलेशन के टाइम में, ब्लड सर्कुलेशन के समय आपके हार्ट में दो बार ब्लड आता है। ठीक है। कितनी बार ब्लड आता है? दो बार ब्लड आता है। एक बार आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब इस पूरे सर्कुलेशन को ना आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है सिंगल सर, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझिए क्या है। जो सर्कुलेशन आपके सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन का वो पार्ट जो लंग्स के इर्द गिर्द घूमता है, यस पल्मोनरी लंग्स, उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये स्टार्ट होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि राइट वेंट्रिकल ब्लड जो है उसको पंप करता है कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाने के बाद से उसमें ऑक्सीजन भरा जाता है, ऑक्सीजन भरने के बाद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू पेयर ऑफ, यस टू पेयर ऑफ, आई मीन विद फोर पल्मोनरी वेन्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में चला आता है। तो ये राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया तक के बीच का सर्कुलेशन होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं। बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये जो स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर के आयोटा में जाता है। आयोटा सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर के आयोटा में जाता है। और आयोटा से ये O2 रिच ब्लड जो होता है, ये आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स में चला जाता है। कैसा ब्लड है भाई? O2 रिच ब्लड है, आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स में चला जाता है। और वहां पर ये ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। और ऑक्सीजन डिलीवर करने के बाद से जो CO2 रिच ब्लड होता है, ये बेटा ये जो CO2 रिच ब्लड है, ये आपके बॉडी की जो वेन्स होती है, सिस्टमिक वेन्स होती है, लाइक सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, वहां से CO2 रिच ब्लड राइट एट्रिया में चला जाता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया तक के बीच का जो सर्कुलेशन है ना, इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। अब थोड़ा सा पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। भाई देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर ज्यादा हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में? नो डाउट सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेशर ज्यादा होता है। रीजन क्या है कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है ना, वो उसमें बहुत पावर, उसका वाल्व थिक होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावर से ब्लड पंप करता है। और उसमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो लगभग 120 mmHg के करीब होता है। लेकिन वहीं पर राइट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है ना, सिर्फ 20-30 mmHg के प्रेशर से ब्लड को बाहर पंप करने का काम करता है। तो लेफ्ट वेंट जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन कवर मोर एरिया, यस। ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन कवर मोर एरिया। ठीक है। इसीलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन ज्यादा एरिया कवर करता है, इसीलिए इसमें प्रेशर भी ज्यादा होने की जरूरत होती है। तो अगर सरफेस एरिया देखा जाए तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कम एरिया कवर करता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन ज्यादा एरिया कवर करता है। प्रेशर देखा जाए तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा होता है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखा जाए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो दोनों जगह होते हैं। और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखा जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी दोनों जगह होते हैं। ये है भाई हमारा डबल सर्कुलेशन, दैट इंक्लूड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो है हमारे ब्लड वेसल्स में आर्टरी एंड वेन्स का स्ट्रक्चर।
चलिए देखते हैं आर्टरी और वेन्स के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो काहे नील हो गया भैया, वन नोट आगे बढ़ता है, नाराज हो जाता है कब के भी। तो देखिए मैं आर्टरी और वेन को कट करके उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना। देखो आर्टरी को अगर आप देखोगे ना तो आर्टरी जो है इसमें आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर को कहते हैं ट्यूनिका मीडिया और इंटरनल लेयर को कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड देन ट्यूनिका इंटरना। देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना आइदर इट इज आर्टरी और वेन, दोनों में पतला होता है एंड इट मेड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड इट हैज लॉट ऑफ कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, बहुत सारे कोलाजन फाइबर्स होते हैं। फिर ट्यूनिका मीडिया को अगर देखोगे तो ट्यूनिका मीडिया जो है इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और स्मूथ मसल्स। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ट्यूनिका मीडिया का थिकनेस आर्टरी और वेन में सेम है, नहीं है। आर्टरी में ये देखिए ट्यूनिका मीडिया जो है ये थिक है और वेन में देख लो ट्यूनिका मीडिया पतला है, थिन है। तो मेड बाय स्मूथ मसल्स, और ये इसके डायमीटर को भी डिसाइड करता है। ये जो ब्लड वेसल है इस ब्लड वेसल के डायमीटर को भी डिसाइड करता है। मतलब जो ट्यूनिका मीडिया है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो करके इधर इसका डायमीटर डिसाइड होता है और उससे ब्लड वेसल्स भी, ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होता है। वहीं पर ट्यूनिका इंटीमा को देखोगे तो ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर होता है और उसको उसमें एंडोथीलियम होता है जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, तो अगर आप ब्लड आर्टरी और वेन को कंपेयर करते हो तो आर्टरी का वाल जो होता है थिक होता है और वेन का वाल पतला होता है। आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है और वेन का ल्यूमेन वाइड होता है। आर्टरी जो होती है, आर्टरी नॉन कोलैप्सिबल होती है, मोटा है ना, लेकिन वेन जो है वो कोलैप्सिबल होती है। आर्टरी को हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाना होता है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी, आयोर्टा, आपके बॉडी की कोई भी आर्टरी वो हार्ट से दूर ब्लड लेकर के आपके बॉडी के ऑर्गन्स के पास आती है। लेकिन वहीं पर वेन्स जो होती है वो हमेशा ब्लड को हार्ट के पास लेकर के जाती है। सुपीरियर वेन केवा, इंफीरियर वेन केवा, पल्मोनरी वेन। आर्टरी में अक्सर ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वहीं पर अगर आप वेन देखोगे ना तो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अक्सर की बात करो, नॉट ऑलवेज, ऑब्वियसली वी हैव एक्सेप्शन। पल्मोनरी पल्मोनरी वेन जो होता है, पल्मोनरी वेन लाइक आई मीन इट हैव pulmonary vein have oxygenated blood and pulmonary artery have deoxygenated blood, that is different thing। आपका जो वेन होता है, वेन को हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के जाना पड़ता है। आप आपकी मान लो पैर से इसको ब्लड को लेकर के यहाँ पर आना है, तो ये तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स चलना है ना। इसलिए नेचर ने क्या किया है कि हार्ट जो वेन है, वेन के अंदर वाल्व दिया है। ये वाल्व जो होते हैं ना भाई, ये वाल्व का ये ब्लड के यूनि डायरेक्शनल फ्लो को सपोर्ट करने का काम करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्लड जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, बंधन टुल्लू पंप तो नहीं लगा है ना, तो ब्लड को ऊपर चढ़ना है तो चढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, बैक फ्लो से रोकने के लिए यहाँ पर नेचर ने वाल्व बना दी है। ये वाल्व ऐसे ऊपर की तरफ ओपन तो चला जाएगा, ब्लड ऊपर चला जाएगा, लेकिन ब्लड अगर नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो ये वेन जो है उस ब्लड को क्लोज कर देने का काम, बैक फ्लो को रोक देने का काम करता है। ठीक है, तो ये है भाई हमारे आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो सर्कुलेशन का, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन का नेटवर्क है उसको देख लेते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपकी बॉडी में किसी ऑर्गन में, किसी सेल्स में अगर ब्लड को पहुंचाना होता है तो आपकी पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क बना होता है। एक बड़ी आर्टरी है, फिर इससे छोटी आर्टरी है, छोटी आर्टरी से सबसे छोटी आर्टरी जो होती है उसको आर्टेरियोल कहते हैं, वो आर्टेरियोल निकलती है ना। फिर आर्टियोल से पतली पतली ब्लड कैपिलरीज निकलती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज जो है ना आपके बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचती हैं और उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ब्लड कैपिलरीज वेन्यूल में लेकर के जाती है और वेन्यूल से वेन में जाता है और वेन से बड़ी वेन जैसे सुपीरियर वेन के बाद, इंफीरियर वेन के बाद कोरोनरी साइनस में जाता है और फाइनली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चलता है।
मतलब मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आर्टरी, बड़ी आर्टरी, छोटी आर्टरी, आर्टीरियोल, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरियोल, और फिर ब्लड कैपिलरी, ये अंत में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को सेल्स तक लेकर के जाती हैं, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स में वेन में, और वेन से फिर बड़ी वेन में, एंड देन इट विल गो टू आवर हार्ट। मतलब सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड कैपिलरीज करते हैं। कौन करते हैं भाई, ब्लड कैपिलरीज करते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज का हमारे बॉडी में जबरदस्त नेटवर्क है, शानदार नेटवर्क है हमारे बॉडी में ब्लड कैपिलरी का। और ब्लड कैपिलरी का वॉल जो होता है ना, वो हमारे बॉडी के थिनेस्ट इपिथीलियम से बना होता है, और वो कौन सा इपिथीलियम है, वो है सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम। तो ब्लड कैपिलरी का वॉल किससे बना होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना। ठीक है। अगर आपसे सरफेस एरिया पूछा जाए तो जितने भी ब्लड वेसल्स है उसमें सबसे ज्यादा सरफेस एरिया ब्लड कैपिलरीज का होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है ना, ब्लड कैपिलरी में आई मीन इसका नंबर ज्यादा है, इसका नेटवर्क ज्यादा है, तो सब सेल्स तक पहुंचाना इसको काम है। एक्सचेंज करना मटेरियल को, ऑक्सीजन देना, CO2 लेना, ग्लूकोज देना, अमीनो एसिड लेना, सब इसका काम है ना, इसलिए इसका नेटवर्क सबसे ज्यादा। एक और टर्म है भाई ब्लड प्रेशर। चलिए ब्लड प्रेशर क्या होता है देखते हैं हम लोग। आपके बॉडी में जो ब्लड ब्लड फ्लो हो रहा है ना, वो कुछ ना कुछ प्रेशर उसको अपने वाल पे एक्सर्ट करता हुआ ना, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो होता है उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है समझिए बेटा, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है 120/80 mm। ये क्या है समझो, 120 क्या होता है, 120 जिस समय आपका हार्ट बाहर ब्लड पंप कर रहा होता है उस टाइम को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं ना। तो सिस्टोल के टाइम में आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक बीपी। और डायस्टोल के टाइम में जो ब्लड पंप किया जाता है वो क्या करते हैं, डायस्टोलिक बीपी। तो ये 120/80 mmHg हो गया, क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आपकी अच्छा ब्लड प्रेशर जो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में, मैं बता चुका हूं इस पॉइंट को, 1 मिनट में आपका हार्ट की एक वेंट्रिकल जितना ब्लड बाहर पंप करती है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है ना ब्लड वेसल्स में, तो एक तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है दैट इज कार्डियक आउटपुट, और दूसरा जब वो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड वेसल्स उसमें कितना रेसिस्टेंस शो कर रही है, कितना प्रतिरोध शो कर रही है। अब ब्लड वेसल जितनी सिकुड़ी हुई रहेंगी उतना ज्यादा पेरिफेरल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि उतना ज्यादा उनका प्रतिरोध होगा। और ब्लड वेसल्स ज्यादा डायलेटेड होंगी तो फिर प्रतिरोध उनका कम होगा। इसलिए जब ब्लड वेसल्स डायलेटेड होती हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड वेसल जब सिकुड़ जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया भाई ब्लड प्रेशर। अब क्या है कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर अगर 140/90 mmHg इतना या इससे ज्यादा चला जाए तब इसको कहते हैं हम लोग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर इज पोटेंशियल टू डैमेज आवर किडनीज, डैमेज आवर ब्रेन, डैमेज आवर हार्ट, डैमेज आवर ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर से आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट डैमेज हो सकता है, और आपकी ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाती है। ठीक है। अब देखिए आप, ये तो मैंने आपको नॉर्मल सर्कुलेशन का पूरा बता दिया, कैसे नॉर्मल सर्कुलेशन होता है। देखो ये अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्मल सर्कुलेशन वी हैव सम एडिशनल वे ऑफ सर्कुलेशन आल्सो। मतलब समझ लो हमारे पास कुछ बाईपास भी है, मेन सर्कुलेशन नहीं है, हमारे पास बाईपास भी है। उसी बाईपास में एक है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है ध्यान से समझते हैं। पहले ये समझो मैंने यहाँ पे बनाया क्या है। देखो मैंने यहाँ पर बनाया है हाइपोथैलेमस,
ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स बनाए हैं, न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स बनाए हैं, है ना। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी बनाए हैं और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाए हैं, ठीक है। ये ग्लैंड, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उससे कई सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जैसे एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, कई सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं ना हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, इनको, इनका जो कंट्रोलर होता है, इनका जो रेगुलेटर होता है, वो रेगुलेटरी हार्मोन्स जो है वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करवाने के लिए जो हार्मोन चाहिए उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो कौन सा चाहिए? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन चाहिए। तो ग्रोथ हार्मोन या फिर एसीटीएच है, एसीटीएच को सिक्रीट करने के लिए जो हार्मोन चाहिए उसको कहते हैं हम लोग कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये चाहे एसीटीएच है, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि एसीटीएच को सिक्रीट करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो चाहिए कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो चाहिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए जीएनआरएच चाहिए। ये सारा का सारा कहाँ सिक्रीट होता है? ये सारा का सारा सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से। अब मेन सर्कुलेशन में अगर आकर के इन सारे हॉर्मोन्स को ये जीएनआरएच या जीएचआरएच और सीआरएच अगर कंट्रोल करेंगे ना तो टाइम लग जाएगा। इसलिए नेचर ने क्या किया है कि हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड में एक कनेक्शन बता दिया है, एक ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बना दिया है। उसी ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? इट इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यस, it's a network of blood capillary that take regulatory hormone of hypothalamus to anterior pituitary. Mind it, it not include posterior pituitary. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम का कोई संबंध नहीं, उसमें क्या होता है हम वहां देखेंगे। लेकिन हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम एक ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स को, रेगुलेटरी हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी में लेकर के आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है ये समझिए। देखो ऐसा है ना कि जो हमारा इंटेस्टिन है, ये हो गया हमारा इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, या फिर हमारा पेंक्रियाज है, या फिर हमारा स्टमक है, या फिर हमारा स्प्लीन है। इसका जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता, ये एक ब्लड वेसल से चला जाता है, एक वेन से चला जाता है पहले लिवर में। लिवर में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद से प्रोसेस्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाता है हमारे हिपैटिक वेन में और हिपैटिक वेन से हार्ट में चला जाता है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, आई मीन हमारे स्टमक से, हमारे इंटेस्टिन से, बोथ इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन, स्टमक, पेंक्रियाज और स्प्लीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हिपैटिक पोर्टल वेन से लेकर के जाता है लिवर में, ठीक है। ये जाता ही क्यों है ये समझिए। देखो ये जो भी हमारा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो रहेगा, और इसमें अमोनिया भी होता है। जब ये लिवर में जाते हैं ना, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन से अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएंगे, जो कई सारे विटामिन है वो स्टोर हो जाएंगे वहां पर, फैटी एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, उससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया होगा उससे क्या होगा कि यहाँ पर यूरिया बन जाएगा, कोई ड्रग होगा तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। यस, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया से, अमोनिया से यहाँ पर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फिर ये जो ब्लड है हमारे वे, हम यहाँ से हमारे हमारे लिवर से ये चला जाता है हार्ट के अंदर।
आपसे अगर पूछा जाए कि आपके बॉडी में सबसे मतलब यूरिया रिच ब्लड वेसल कौन सी है, तो वो है हिपैटिक वेन। वो वो आपकी रीनल आर्टरी जो किडनी में ब्लड लेकर के जाती है वो नहीं है। क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन आपके लिवर में हो रहा है, यहाँ से हिपैटिक वेन ब्लड को लेकर के जाती है हार्ट में, इसमें सबसे ज्यादा यूरिया मिलेगा। ठीक है। देन वी हैव रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है समझिए। देखिए होता क्या है ना कि जो फ्रॉग होते हैं, मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं, उनके बॉडी के लोअर पार्ट का, लोअर लिम्ब का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं आता, वो पहले किडनी में जाता है और किडनी से साइनस वेनोसस में जाता है। साइनस वेनोसस जो है, साइनस वेनोसस उनके राइट एट्रिया के डोर्सल साइड में एक स्ट्रक्चर होता है, हम पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। तो उनके बॉडी के लोअर पार्ट का ब्लड पहले किडनी में जाता है और किडनी से ये जाता है साइनस वेनोसस में जाता है, और साइनस वेनोसस से ये चला जाता है राइट एट्रिया में। इसको कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। यस। तो ये जो भी हमारे बाईपास थे सर्कुलेशन को, उनको हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं डिजीजेज ऑफ द हार्ट। चलिए अब डिजीजेज ऑफ हार्ट को देखते हैं। इस स्लाइड से देखते हैं डिजीज ऑफ हार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं, है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं। बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है समझो। आपके बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, आपके बॉडी के ब्लड वेसल्स में फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, और होता क्या है ना कि आपके ब्लड में जब फैट का लेवल बढ़ जाता है, जब ओबेसिटी होती है, लंबे समय तक ओबेसिटी रहती है, तो बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती है ना उसके अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है। और जब वो फैट डिपॉजिट होता है ना, तो उस मतलब ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं, तो उसमें कैल्शियम भी डिपॉजिट होता है और वहां पर फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे होगा क्या कि आपके ब्लड बॉडी की ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाती है। लेकिन यही काम अगर आपके हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी में हो तो भाई सोचो आप, कोरोनरी आर्टरी में अगर ऐसा हो रहा है, ये कितना खतरनाक कंडीशन है। कोरोनरी आर्टरी जो है, कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमेन के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का, फैट का, कैल्शियम का, फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये तो नैरो हो जाएगा ना। और ये नैरो हो जाएगा तो आपके हार्ट को ठीक से ब्लड पहुंचेगा नहीं, और आपके हार्ट को ठीक से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, फिर कई सारे इश्यूज आएंगे और हार्ट अटैक भी होगा। फिर अब वो कैसे होता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस इज डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, calcium, and formation of fibrous tissue in the lumen of blood vessels, है ना। और अगर ये कोरोनरी आर्टरी में हो जाए तब तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसी को कहते हैं भाई एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है। एक टर्म होता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है कि जब हार्ट के आपके हार्ट की सेल्स जो है उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जब उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है कि आपको चेस्ट पेन होने लगता है। इस रीजन में होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ आपके चेस्ट में होता है। इस रीजन को पेक्टोरल रीजन कहते हैं। और वो पेन जो होता है लेफ्ट हैंड में रेडिएट होता है, इसीलिए इसे कहते हैं एंजाइना। एंजाइना मतलब हैंड होता है, और पेक्टोरल रीजन में होता है, इसलिए इसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस करते हैं। ये एक्यूट चेस्ट पेन होता है। एक्यूट पेन, चेस्ट पेन मतलब
क्रोनिक नहीं है, लंबे समय से नहीं होता है, एक्यूट होता है। सीढ़ी जैसे कोई पर्सन जो है वो सीढ़ी चढ़ रहा है या दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये चीज उसको होने लगेगी। ये इंडिकेट कर रहा है कि उसको एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से उसकी कोरोनरी आर्टरी थोड़ी सी ब्लॉक हो गई है, कम ही वहां पर स्पेस बचा है ब्लड को अंदर जाने की। ओके, तो जो भी करवाना है करवा लो भाई, तो फंसेगे पूरा। उसके बाद से फंसने वाली बात आती है, मायोकार्डियल इंफेक्शन आता है। मायोकार्डियल इंफेक्शन को हार्ट अटैक कहते हैं। जब कोरोनरी आर्टरी में कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, समझना बात को, कोरोनरी आर्टरी में जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो आपके हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो हार्ट की मसल्स और काम करती हैं, और ज्यादा ब्लड को पंप करती हैं, ऐसे ही करते हैं ना ब्लड को पंप, और ज्यादा ब्लड पंप करती हैं। और बिना ऑक्सीजन के जब वो ब्लड पंप करती हैं तो उनमें ब्रेक डाउन होने लगता है। उसी ब्रेक डाउन को कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्या, मायोकार्डियल इंफेक्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग? सो मायोकार्डियल इंफेक्शन क्या होता है, इंफेक्शन क्या होता है, इट्स अ सडन ब्रेक डाउन ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आवर मायोकार्डियल इंफेक्शन। फिर हार्ट फेल्योर क्या होता है, जब आपका हार्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर पंप नहीं कर पाता है, काम करना बंद नहीं किया, आपका हार्ट जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो बेटा उसी को कहते हैं हम लोग क्या, उसी को कहते हैं हम लोग हार्ट अटैक, सॉरी हार्ट फेल्योर कहते हैं। सो इन हार्ट फेल्योर हार्ट फेल टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। फिर लास्ट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। आई होप आपको अच्छा, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, ईसीजी पूरा फ्लैट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी एफर्ट लगता है उस पर। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है, मैं आकाश हाजिरी क्लब में वर्क करता हूँ। लास्ट 10 ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपर्टाइजेशन जो है वो नीट में है, एमएसईबी में है। तो आपको भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना, आपको लग रहा है कि मैं कुछ एफर्ट ले रहा हूँ, तो प्लीज स्किप करने से पहले लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। मुझे पता है कि ये वीडियो ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स ही देखते हैं, सो प्लीज राइट समथिंग, शो योर प्रेजेंस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट क्लास।